सबको लगता है सुपरमैन वापस आ गया, बस एक नया सूट, एक नया एक्टर, बस एक नया रिबूट। लेकिन कई लोगों ने एक बात नोटिस नहीं करी कि इस मूवी के अंदर छुपा है एक ऐसा प्लान जो पूरे डीसी यूनिवर्स को बदल देगा। लोग समझते हैं कि ये एक सुपरमैन की कहानी थी, लेकिन असल में ये जस्टिस लीग का पहला पेज है। हाँ, एक और रिबूट, लेकिन असल में इस मूवी के फ्रेम के अंदर छुपा हुआ था एक सीक्रेट प्लान, द अराइवल ऑफ जस्टिस लीग। जेम्स गन सिर्फ सुपरमैन को वापस नहीं लाए, उन्होंने एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहाँ पे सुपर हीरोज पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं और वो हीरो एक दिन मिलके बनाएंगे डीसी की सबसे बड़ी टीम। अब मूवी में कई सारी हिडन डिटेल थी जो डायरेक्टली डीसी की जस्टिस लीग की तरफ इशारा कर रही थी। अब जिन्होंने देख ली उन्हें पता है दिस इज वेयर द न्यू जस्टिस लीग बिगिंस। अब अगर नहीं देख पाए तो सवाल आएगा कैसे, तो कोई नहीं, समझाता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात, जेम्स गन ने कंफर्म किया कि सुपरमैन के वर्ल्ड में ऑलरेडी हीरोज एग्जिस्ट करते हैं और ये बात डायरेक्टली कॉमिक से इंस्पायर्ड है, जहाँ सुपरमैन कभी भी अकेला नहीं होता। उसके अर्थ पे आने से पहले सुपर पावर्स वाले कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनकी एक टीम भी है। और कैच की बात कि लोगों को उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है। मूवी के अंदर ऑफिशियली अनाउंस करे गए कैरेक्टर्स गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल, मिस्टर टेरिफिक और मेटामॉर्फो, ये लोग साथ दिखाए गए हैं और ये कोई रैंडम कैमियोज नहीं है, ये था अर्ली जस्टिस गैंग का सेटअप। और ध्यान देने वाली बात है इन कैरेक्टर्स का डिजाइन और एटीट्यूड, जो कि स्नाइडरवर्स की टोन से बिल्कुल अलग है। यहाँ एक ज्यादा ग्राउंडेड और पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, जैसे कि कॉमिक से ब्रेव एंड द बोल्ड एरा में होता है। और क्या मुझे बताने की जरूरत है कि आने वाली बैटमैन की मूवी का नाम क्या होने वाला है? हाँ, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड। तो अगर तुम ध्यान दो तो उसके लिए भी सुपरमैन टोन सेट कर गई है, मतलब बहुत ही सटल वे में एक और जस्टिस लीग के मेंबर के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया है। अब अगर इसे तुम मास्टर ऑफ फिल्म मेकिंग नहीं कहोगे तो किसे कहोगे? अब सवाल ये भी आता है कि जस्टिस गैंग से जस्टिस लीग कैसे सेटअप होगी? तो कॉमिक्स में जस्टिस गैंग या फिर प्री जस्टिस लीग टीम्स वो होती हैं जो बाद में फुल जस्टिस लीग में बनते हैं, और ये सेम चीज 1950s की ब्रेव एंड द बोल्ड कॉमिक्स में हुई थी। जेम्स गन भी इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, पहले छोटे छोटे टीम्स फिर जस्टिस लीग। और सुपरमैन के कैरेक्टर आर्क के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को सुपरमैन थोड़ा सा वीक फील हो रहा था, जिसका एक कारण ये भी है कि उसे अभी सिर्फ 3 साल हुए सुपरमैन बने हुए, तो वो अपनी पावर्स को उतना नहीं जानता और उतना ज्यादा मैच्योर नहीं है। तो जब तक छोटी छोटी टीम से जस्टिस लीग पे पहुंचेंगे तब तक उसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा डेवलप कर चुका होगा। साथ ही पहले मूवी का नाम सुपरमैन लेगेसी होने वाला था। लेगेसी का मतलब सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे। ये दिखाता है कि सुपरमैन सिर्फ एक हीरो नहीं, एक सिंबल है जो कि नए सुपर हीरोज को इंस्पायर करता है, जो हमने मूवी में होते हुए भी देखा। अब ये बड़े लेवल पे तभी हो पाएगा जब सुपरमैन के कैरेक्टर का पूरा डेवलपमेंट हो चुका हो, जिसके लिए जस्टिस गैंग से जस्टिस लीग की तरफ जाना एक परफेक्ट प्लान है। अब मूवी में कुछ छुपी हुई चीजें डायरेक्टली जस्टिस लीग की तरफ हिंट करती हैं। तो मूवी में हमें हॉल ऑफ जस्टिस देखने को मिलता है, हाँ वही जगह जहाँ पे लुइस लेन मिस्टर टेरिफिक और गाय गार्डनर से हेल्प मांगने जाती है। अब शायद कई लोगों से ये डिटेल मिस हो गई हो, लेकिन उस हॉल की दीवार पे कई सारी पेंटिंग्स बनी थी, जहाँ हम क्लियरली कई पुराने मेटा ह्यूमंस को देख सकते हैं जो सुपरमैन के आने से पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इस म्यूरल में डॉक्टर फेथ और एलन स्कॉट का ग्रीन लैंटर्न के हिंट भी नोटिस हुए हैं। अब पेंटिंग में और भी कैरेक्टर्स थे, बट मैं इन्हें ही नोटिस कर पाया। तुमने कोई किया हो तो नीचे जरूर बताना। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कैरेक्टर्स मिलके जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका फॉर्म करते हैं, डीसी की पहली सुपर हीरो टीम, और उसी के थ्रू जेम्स गन जस्टिस लीग की तरफ जाएंगे। साथ ही मूवी में हमें मार्शल मैन हंटर का इनडायरेक्ट ईस्टर एग भी देखने को मिला है, चोकोस कुकी एड। अब कॉमिक्स में मार्शल मैन हंटर की फेवरेट चीज चोकोज ही होती है, और ये एक सटल हिंट है फ्यूचर टीम अप के लिए, क्योंकि मार्शल मैन हंटर जस्टिस लीग का एक कोर मेंबर है। ये सब जेम्स गन की तरफ से सीडेड हिंट्स हैं बिल्डिंग टुवर्ड्स अ लार्जर डीसी यूनिवर्स। ये सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं, फ्यूचर पे ऑफ सेटअप है। अब कई लोग पूछेंगे कि इसमें और स्नाइडरवर्स में क्या फर्क है? आंसर सिंपल है, स्नाइडर का जस्टिस लीग बना है एंड में और जेम्स गन का जस्टिस लीग स्टार्ट हो रहा है पहली फिल्म से। स्नाइडरवर्स में मेटा ह्यूमंस पहले से एग्जिस्ट करते थे, बट लोगों को उनके बारे में पता नहीं था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ हीरोज पहले से एक्टिव हैं, जो बताता है कि ये ऑलरेडी फंक्शनिंग वर्ल्ड है जो मार्वल जैसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर रहा है। और टोन में भी डिफरेंस है, जहाँ पे स्नाइडरवर्स ज्यादा डार्क और मिथिकल था, वहीं जेम्स गन का अप्रोच ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट और लेयर्ड पॉलिटिकल वर्ल्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हीरोज फ्लॉड हैं और हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स क्लियर है, यहाँ कोई भी गॉड नहीं है। अब यार कई सारे स्नाइडर फैन हैं जो कि इसको अंधा हेट दे रहे हैं, जो कि ये यूनिवर्स बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता।
हेट देने वाले कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने मार्वल के सामने कभी पुराने डीसी यूनिवर्स को पूछा भी नहीं, बट स्टिल आज इसे गाली दे रहे हैं उसके लिए। तो बस ये कहूंगा कि नफरत में इतने अंधे भी मत हो जाओ कि तुम्हें हीरा कोयला लगने लगे। जो चीज अच्छी है उसे अच्छा कहने से तुम अनुकूल नहीं हो जाओगे। बाकी यार अब तुम बताओ तुम्हारे मूवी में क्या ओपिनियन है। पर्सनली मुझे मूवी काफी ज्यादा पसंद आई है एंड आई वांट डीसी टू शाइन अगेन। कमेंट करो अपने थॉट्स, और अगर तुम भी बिलीव करते हो कि ये डीसी का रियल कमबैक होने वाला है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डीसी को और भी एक्सप्लोर करते ही रहेंगे। यहाँ हम सिर्फ फाइट्स नहीं देखते, यहाँ हम पूरे सुपर हीरो यूनिवर्स की प्लानिंग समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे टू स्टेट, स्टे सुपर।